हमने स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत हमने कॉन्सेप्ट लिया था पर्सपेक्टिव में। अगर आपको भूल गया हो तो स्टॉक मार्केट का वो सेक्शन जो है दोबारा देख लीजिएगा, इसलिए मैं बता दूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। असल में जो अभी अभी हमने चैप्टर फिनिश किया है उस वो आप कह लें कि हम किस तरह से वैल्यू करते हैं बॉन्ड को, हमने डिसीजंस कैसे लें बॉन्ड्स के बारे में। अब आप दोनों पर्सपेक्टिव में अपने आप को देख सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू हैव फ्री कैश एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड। तो हमने ये पहले देखा था, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट का भी वहाँ पे जिक्र था। तो हमारे पास एज अ लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि हम अपनी लिक्विडिटी वापस ले सकते हैं, उस मार्केट में जाके हम अपने बॉन्ड को सेल कर दें। ठीक है, तो बेसिकली वो आपका जो चैप्टर है वो वैल्यूएशन के बारे में। तो आप वैल्यू कैसे करते हैं, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कैसे वैल्यू करेंगे, आप इशू करने जा रहे हैं तो आप कैसे वैल्यू। ठीक है, ये ओवरऑल मार्केट उसकी प्राइस किस तरह से डिटरमिन करेगी, उसकी वैल्यूएशन की डिसीजन। तो हमने डिसीजन कहाँ पे लेना होगा, हम उसको जो है किसी वन पॉइंट इन टाइम के अंदर लाते हैं, नॉर्मली जो कि प्रेजेंट वैल्यू होती है, या अगर फ्यूचर में देख रहे हैं तो फ्यूचर में लेके जाएंगे, किसी वन पॉइंट इन टाइम के अंदर उसकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करते हैं। जब वो कैलकुलेशन उसकी हो जाती है फिर उसको कंपेयर करके आप जो है डिसाइड कर लेते हैं कि आपको उसका बेनिफिट हो रहा है या कि नहीं हो रहा बेनिफिट, दोनों चीज़ों को देखते हुए। तो अभी जो चैप्टर करने जा रहे हैं, इन द सेम वे जैसे हमने बॉन्ड्स की वैल्यूएशन की, उसी तरह से हम स्टॉक की भी वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटीज डिफरेंट हैं। बॉन्ड डिफरेंट सिक्योरिटी है। अब इस तरह से बॉन्ड्स के अंदर हमने गवर्नमेंट के बॉन्ड भी देख लिए, गवर्नमेंट के नोट्स थे, उनकी भी डिफरेंट टाइप्स थी। इसी तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी हमने देख लिया। ये आपकी नेचर, जैसे सिक्योरिटी चेंज होती है उसकी नेचर भी चेंज होती है। अब हमारी जो सिक्योरिटी नेक्स्ट आ रही है दैट इज स्टॉक्स। अब स्टॉक्स के अंदर आपके पास दो तरह के स्टॉक्स हैं। एक तो आपका कॉमन स्टॉक है और दूसरा आपका प्रेफर्ड स्टॉक। दोनों ही आप इनको अपने अकाउंटिंग में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमने स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखा था ये, कि उसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली आपके कॉमन स्टॉक्स जो है या कॉमन शेयर जो है वो वहाँ पे ट्रेड होते हैं, उसकी वो सेकेंडरी मार्केट होती है। तो उसकी वैल्यूएशन में उस सेकेंडरी मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी हैव सीन ऑलरेडी दैट कि हमने किसी भी कंपनी की वर्थ देखनी हो तो उसके हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी क्या होती है कि उसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग मार्केट के अंदर, और उसकी मार्केट प्राइस क्या है, यानी किस प्राइस पे वो ट्रेड हो। ठीक है, ट्रेडिंग आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप कुछ लेन देन करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, उसको हम ट्रेड करते हैं। आप बाय कर रहे हैं उसको भी ट्रेड करेंगे, आप सेल कर रहे हैं उसको भी ट्रेड करेंगे। तो हमने इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है कि हम वैल्यू किस तरह से करेंगे, यानी अगर आपने डिसीजन लेना है स्टॉक्स के ऊपर तो स्टॉक्स के ऊपर आप किस तरह से डिसीजन करेंगे। अच्छा, इसमें दो अप्रोचेज आएंगी। अभी हम मैं स्लाइड ओपन करता हूँ तो वो मैं बताऊंगा, और फिर हम आगे चलते हैं। पहले जब आएगा तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा, आप मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। स्क्रीन चला, आप बताइएगा मुझे। शेयर जी सर, हो रही है शेयर। हमारे पास एक ये स्टॉक्स का रह गया है कितना। जी सर, हमारे पास लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 7 स्टॉक वैल्यूएशन। जी, एक कैपिटल बजटिंग है और एक हमारे पास प्रोजेक्ट का जो हम एनालिसिस करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट। तो ये तीन हमारे कॉन्सेप्ट रह गए। आज हम स्टॉक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू बॉन्ड्स इन मैनी एस्पेक्ट्स कंसेप्चुअली, बट इसकी कैलकुलेशन उस तरह थोड़ी डिफरेंट होगी। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, जनरली ये ट्रेड कैसे होते हैं स्टॉक्स, हमें ऑलरेडी इसका पता है।
ठीक है, इनकी दो टाइप्स हैं, उसके अंदर फर्दर टाइप्स क्या होंगी और क्या डिफरेंस होता है आपका बॉन्ड और स्टॉक्स के अंदर, दो वी ऑलरेडी नो, उसका एक रिवीजन हमारा होगा। तो स्टॉक के बेसिक्स क्या हैं उसको हम देख लेंगे, मैकेनिक्स क्या हैं कि ट्रेड किस तरह से होती है स्टॉक में। मैकेनिक्स इसके हम मोस्टली देख चुके हैं, इसमें हमने दो मार्केट्स देखे हैं, यूएस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक। नैस्डैक कंप्यूटराइज बेस होती है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उसके अंदर कंप्यूटराइज भी होता है, लेकिन उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर ब्रोकर्स भी मौजूद हैं। तो जो आपका नैस्डैक है वो फिजिकल मार्केट में है, ठीक है, वो कंप्यूटर के ऊपर ही हो रहा होता है। आप प्लीज उसको रिवाइज करें, मैकेनिक्स ऑफ स्टॉक ट्रेड्स को देखने के लिए जो चैप्टर 1 के अंदर स्टॉक मार्केट आपने पढ़ी थी उसको। फिर ये है कि आप इसकी वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है जिसको आप देखिए, डिस्काउंट कैसे करेंगे जी, आपके एक्सपेक्टेड आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको रिटर्न दो तरह से मिलता है। एक तो रिटर्न आपको डिविडेंड के सोर्स में मिलता है, आपको जो प्रॉफिट वो शेयर करते हैं आपके साथ, वो आपको मिलता है तो आपका वो रिटर्न है। या फिर आपका रिटर्न दूसरा क्या होगा कि अगर आपने जो शेयर लिया था वो जाके बेच दिया ना, अब आपने ज़्यादा पैसों पे बेचा, कम पे बेचा, जिन पैसों पे भी बेचा, नॉर्मली आप जब उसे सेल करते हैं तो हायर प्राइस पे करते हैं, तो जो उसमें जो प्राइस डिफरेंस होगा जिसमें आपने लिया और जिसमें आपने सेल किया, उसमें जो प्राइस डिफरेंस होगा वो भी आपका रिटर्न होगा। तो आपके रिटर्न दो तरह से, एक आपके डिविडेंड है, दूसरा ये है कि आप उसका तो जब हम बेचते हैं किसी शेयर को, स्टॉक को सेल करके, तो उसके ऊपर जो हमें गेन होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है, कैपिटल गेन। और दूसरा आपका डिविडेंड, एक डिविडेंड और एक कैपिटल गेन है, दोनों का आपको फायदा होता है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आप देखेंगे कि आपने अगर कोई स्टॉक परचेज करना तो आप किस बेसिस पे परचेज करेंगे, उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी कि ये इतने डिविडेंड जो है आपके आएंगे इसके फ्यूचर के अंदर, ठीक है, तो उसकी एक स्ट्रीम बनेगी डिविडेंड्स की, और एट द टाइम व्हेन यू सेल द डिविडेंड तो वो आपकी टर्मिनल आपकी हो जाएगी, वैल्यू जो आपको मिलेगी उसको भी आप डिस्काउंट कहते हैं। तो आपने डिसीजन आज बैठ के करना है तो आप इसको डिस्काउंट करते हैं, इसीलिए इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आप कहते हैं। तो नॉर्मली इसमें हम डिविडेंड्स को डिस्काउंट करते हैं और आप जो इसकी कैपिटल गेन है उसको भी लेते हैं। फिर आपका आ गया जी एस्टिमेटेड डिविडेंड्स इन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आप अगर आपके पास मॉडल गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू मौजूद है, आपने डिविडेंड चेक करना तो आप डिविडेंड भी निकाल सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि डिविडेंड क्या होगा। लिमिटेशंस क्या है इस मॉडल की वो देखेंगे हम। शेयर रिपर्चेज एंड टोटल पे आउट मॉडल, ये भी एक मॉडल है इसी के वैल्यूएशन का, स्टॉक वैल्यूएशन, शेयर्स की वैल्यूएशन का, इसको भी हम देखेंगे और पुटिंग इट ऑल टुगेदर, तो पूरे कॉन्सेप्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो किस तरह से आपको नजर आएगी ये सारी चीजें। स्टॉक्स के कुछ और टॉपिक भी हैं वो भी हम कवर अप करेंगे इसके अलावा जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे जी, हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड ऑफ क्या है डिविडेंड और ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ एंड स्टॉक वैल्यूएशन। अच्छा, ग्रोथ क्या चीज होती है, ग्रोथ क्या चीज होती है, ग्रोथ ये है, आपको इस चीज का पता होगा कि कॉर्पोरेशन जो होती है उसके अंदर डबल टैक्सेशन होती है। एक वो अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देती है, कॉर्पोरेशन अपना टैक्स देती है, फिर जब वो डिविडेंड पे करती है तो जो उसके ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, वो एक दफा फिर उसके ऊपर टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, टैक्स लगता है और एक इनकम टैक्स लगता है। अगर डिविडेंड पे ना हो, अगर डिविडेंड पे ना हो तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अगर डिविडेंड ना पे किया जाए तो वो क्या होगा, अगर प्रॉफिट हुआ है और डिविडेंड नहीं पे हुआ तो इसका मतलब वो जो प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा फ्लो बैक हो गया आपकी कंपनी के अंदर, दोबारा री इन्वेस्ट हो गया, ठीक है, फ्लो बैक हो गया। हमने वो रेशियो देखी थी, पे आउट रेशियो और फ्लो बैक रेशियो, हमने रेशियो एनालिसिस की चैप्टर के अंदर देखी थी। तो आप ये देखें, अगर आप प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करते शेयर होल्डर्स के साथ, आप उनको डिविडेंड्स नहीं देते, तो सारी जो अमाउंट है प्रॉफिट की वो आप री इन्वेस्ट कर देते कंपनी के अंदर। अगर आप कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपनी ग्रो करती है, तो ग्रोथ आपकी ज्यादा होती है और आपको फायदा क्या होता है, आपको टैक्स नहीं पे करना। अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड जब मिलता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी पे करना, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता।
अब आपके पास दो ऑप्शन होगा, एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड पे कर रही है और एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड नहीं पे कर रही। जो डिविडेंड नहीं पे कर रही अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो जितना भी प्रॉफिट होता है उसको री इन्वेस्ट कर देती है कंपनी के अंदर, तो वो ग्रोथ के अंदर चला जाता है उसको। या आप इसको मिक्सअप भी कर सकती हैं कि एक कंपनी है, एक साल डिविडेंड पे करती है, एक साल नहीं पे करती है, ठीक है। तो अब आपने ट्रेड ऑफ देखना है इन दोनों के दरमियान कि क्या होगा। क्या आप ग्रोथ में जाएंगे कंपनी की, यानी आप हैं तो कंपनी के ओनर ही ना, अगर आप शेयर होल्डर हैं, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, आप उस कंपनी के ओनरशिप के अंदर आपका पार्ट है, ठीक है। यू हैव दैट पार्ट जो आपका जो आपने कॉमन स्टॉक होल्ड किया हुआ है, उतनी वैल्यू के बराबर आपका शेयर है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आप हैं तो शेयर होल्डर, ओनर्स, तो आप ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे कंपनी को या आप रीड कर लेंगे, बेनिफिट्स जल्दी लेंगे, तो आपने ट्रेड ऑफ करना है इसको, ठीक है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अप्रिशिएट द लिमिटेशन ऑफ वैल्यू इन द स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं, किन चीज़ों को हम कैप्चर नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स को हम ले लेंगे, कुछ फैक्टर्स को आप शायद कैप्चर नहीं कर पाते, तो उनको हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी टोटल के, तो आपने उसकी वैल्यूएशन करनी है उसी तरह से जैसे मैं इसको जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू करना है हमने स्टॉक को। डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ कॉमन स्टॉक, आपने जो बेसिक्स हैं कॉमन स्टॉक के वो देखेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक के बेसिक्स देखेंगे, और स्टॉक कोड्स क्या होते हैं उनको भी देखेंगे हम क्या होते हैं, हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। कंपेयर हाउ ट्रेड आर एग्जीक्यूटेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक, ठीक है, इन दोनों में कैसे होती है। बेसिकली इसको आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं नेक्स्ट टाइम। राइट नहीं चला। डिस्कार्ड द बेसिस ऑफ कम्स, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड। तो ये सारी आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जब आप ये पढ़ लेंगे, जब तक तो यू नो ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। स्टॉक कोड्स, स्टॉक कोड्स के अंदर आपने दो चीज़ों को देखा जी। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जी? एक आपकी, एक आपका जो है कॉमन स्टॉक है और दूसरा आपका टिकर सिंबल। टिकर सिंबल क्या होता है? टिकर सिंबल आपका जो असाइन आपको कर देती है स्टॉक एक्सचेंज, एक टू टू लेटर से लेके 4 लेटर तक आपको कंपनी का एक नाम मिल जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे एग्जांपल आ रही है, मैं उसी को बता देता हूँ। एक कंपनी है, इसको आप नाइके जो भी आप उसको कहें, ये कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है नाइके इंटरप्रेस। इसका कॉमन स्टॉक की क्या ट्रेडिंग किस तरह से हो रही है, और इसका जो टिकर सिंबल है वो क्या है, MKE, 3 लेटर, ठीक है। जिस तरह से आपकी PSX के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज जो होती हैं उनको टिकर्स दिए होते हैं, ठीक है। ये एब्रीवेटेड आपकी कंपनी का एब्रीवेट है, जैसे PTCL, PTCL तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड है ना, तो PTCL ये टिकर हो गया उसमें। तो इन द सेम वे आपने इसमें 2 से लेके 4 लेटर तक आप असाइन कर देते हैं जो उसकी स्क्रीन के ऊपर, ये टिकर सिंबल लेते हैं। कॉमन स्टॉक में वही कॉमन स्टॉक है वही है, और ये आगे इसकी स्क्रीन आ गई, ये आपको काफ़ी कुछ बताती है। जो स्क्रीन आपकी चल रही होती है कंप्यूटर के ऊपर, और नॉर्मली जब आप न्यूज़ में भी सुनते हैं स्टॉक्स की, आपने ब्लूमबर्ग के ऊपर अगर आपने सुना हो, या और भी चैनल हैं जिनके ऊपर ये स्टॉक की न्यूज़ वगैरह चलती है,
उनको अगर देखा हो तो उसमें आप क्या देखते हैं, अच्छा इसमें देखेंगे क्या है 60.39, ये क्या है, ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है, ये कंपनी का नाम है, ठीक है, ये उसका टिकर है, ये टिकर सिंबल है उसका। अच्छा आप ये देखें कि इस पे अभी ये ट्रेड हो रहा है, अभी यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है वो मिड फरवरी से लेके लेट जून तक, ठीक है, लेट जून तक इसकी वैल्यू है, और ये जो वैल्यू शो हो रही है ये यहाँ की वैल्यू शो हो रही है, ठीक है, ये देखिए मैं 60.3 है, यहाँ पे ये वैल्यू शो हो रही है, तो ये उसकी स्टार्ट की मूवमेंट आता है, ठीक है, जितनी भी उसकी स्टार्ट की है, तो ये आपकी जो डेट है मेरे ख्याल में ये 25 जून है, 25 जून की ये डेट है, ये 20 है, 10 20 25 जून की ये डेट, 25 जून की ये स्क्रीन, ठीक है, 25 जून की ये स्क्रीन, ये स्क्रीन आपकी गूगल क्लास की स्क्रीन, ठीक है, इस तरह का मैंने क्वेश्चन भी किया था आपसे डिजाइन करने, आप इसकी वो बताया किस प्राइस पे आप बाय करेंगे और सेल करेंगे, ये तो आपकी दी हुई है, एक डिफरेंट स्क्रीन दी हुई है, वो वाली स्क्रीन नहीं है। अच्छा इसमें देखें कि ये 25 जून को जिस टाइम पे ये स्क्रीनशॉट लिया गया है उस वक्त नाइकी कंपनी का जो कॉमन स्टॉक है उसकी वैल्यू $60.39, ठीक है, ये उसकी वैल्यू है जिस पे वो ट्रेड हो रहा है। अभी अगर आप ये वैल्यू देखें आफ्टर आवर्स, ये वो वैल्यू है जो कि जिस पे 25 जून का डे स्टार्ट हुआ था, डे स्टार्टिंग पे उसकी वैल्यू थी 60.42, अभी इसके अंदर थोड़ा चेंज आ गया है 60.39, ठीक है, और आज के दिन में जितनी इसके अंदर मूवमेंट आई है, ठीक है, वो क्या है, वो इसने लो रेंज लगाई है, ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट लेवल है, और इसमें फर्दर कोई चेंज आएगी, हाई ऊपर जाएगा या लो नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू 52 वीक्स का मतलब क्या होता है, पूरे साल के अंदर जो उसका लोएस्ट वैल्यू रही और जो हाईएस्ट वैल्यू रही वो क्या रही, ठीक है। अच्छा ये ओपन डे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अफराज यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, ये ओपन इस पे हुआ था 60.42 पे, यहाँ पे भी 60.42। अच्छा ये आपका जो +0.44 दिखा रहा है ये राइज दिखा रहा है जिससे स्टार्ट हुआ था 42.55 से स्टार्ट हुआ था, बेस का था जो 60.42 से, तो उसमें कितना चेंज आया वो शायद शो कर रहा है, और वॉल्यूम जो है इसका एवरेज वॉल्यूम कितना मैक्सिमम आ रहा 5.45 मिलियन और मिनिमम कितना रहा है 3.54 मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है इसकी ट्रेडिंग हुई है, इसके शेयर की जो वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 53.9 बिलियन की है, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी 24 है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होती है आप पढ़ चुके हैं, और इसकी डिविडेंड की यील्ड की क्या रेंज है वो भी दी हुई है 0.1 से लेके 1.3, ठीक, कितना वो पे कर रहा है उसका डिविडेंड यील्ड जो है परसेंटेज में आप कह सकते हैं, और कितने शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, एवरेज बीटा क्या है इसको फिलहाल छोड़ दें, अब ये रिस्क होता है किसी भी कंपनी का, ये क्योंकि अभी आपने ये टॉपिक पढ़ना है अपने नेक्स्ट कोर्स के अंदर बीटा, तो किसी भी कंपनी का बीटा जो है वो उस कंपनी के रिस्क को शो करता है, ठीक है, और ये रिस्क आपका जो होता है वो कॉमन स्टॉक जो मार्केट के स्टॉक मार्केट का जो रिस्क है वो, इसके तो मॉडल्स भी हैं, ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स के अंदर, मैं आपको इसके अंदर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, आप यूं समझ लें कि वहाँ आप स्प्रेड के साथ देख रहे थे रिस्क को, यहाँ पे आप बीटा के साथ देख रहे हैं कॉमन स्टॉक, ठीक है, ये क्या था, ये वैल्यू इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कितनी है इसमें, इसका 67, ठीक है, ये यानी कंपनी के जो ज्यादा शेयर हैं वो किसके पास है, ठीक है, हमारे लिए जो चीजें देखने वाली हैं वो यही है कि हम इसको रीड कैसे करेंगे। अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी हुई है, यहाँ डी लिखा हुआ है, देखेंगे डी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी डी लिखा हुआ है,
इसका मतलब यहाँ पे डिविडेंड मिला है और फिर यहाँ पे डिविडेंड मिला। आप देखें डिविडेंड मिलने के बाद मार्केट के अंदर थोड़ा सा रेल होता है, ठीक है, ऊपर गया। यहाँ पे भी डिविडेंड मिला है तो मार्केट ऊपर गया। तो ये न्यूज जो है मार्केट के अंदर चलती है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो पीरियड कवर हो रहा है वो ये है मिड फरवरी से लेके लेट जून तक का, ठीक है। और 25 जून को क्या प्राइस अभी चल रही है जिसको ट्रेड हो रहा है, ये सारी चीजें स्क्रीन के ऊपर जो आपको इस तरह की स्क्रीन हो सकता है, फिर भी मैं इसमें आपको बयान करूँगा। तो आपको स्क्रीन रीड करनी आनी चाहिए, थोड़ी सी बुक को भी रीड करनी, बुक में ज़्यादा डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें दी गई। अच्छा जी, कॉमन स्टॉक क्या होता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। कॉमन स्टॉक जो है वो आपके कॉमन शेयर्स होते हैं। तो जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं उनको वोटिंग का राइट होता है। वोटिंग 3 डिफरेंट चीज़ें वो बताई हैं उसमें कि वोटिंग किस तरह से हो सकती है। स्टेट वोटिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास सपोज आपने 10 डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, कंपनी के 10 डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है। हमने इसका ये पढ़ा था कि इसका तरीकाकार क्या होता है। अगर 10 डायरेक्टर्स को आपने सिलेक्ट करना है और आपके पास एक शेयर है, ठीक है, आप ओनर हैं, आपके पास एक शेयर है, यू हैव ओनली वन शेयर। हम ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक शेयर है तो इसका मतलब है आप एक शेयर हर डायरेक्टर को दे सकते हैं। it means that you have one vote for each director, ठीक है। वन शेयर मीन्स यू हैव वन वोट फॉर ईच डायरेक्टर। तो आप टोटल 10 वोट्स कास्ट कर सकते हैं। स्टेट वोटिंग का मतलब ये है कि आप हर डायरेक्टर को एक वोट दे सकते हैं। आप चाहें तो वो वोट ना दें, चाहें तो वो वोट दें, तो आप एक वोट हर डायरेक्टर को दे सकते हैं। एक और शेयर होल्डर है, उसके पास फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर है, 100 शेयर है, तो इसका मतलब वो 100 वोट्स कर सकता है हर डायरेक्टर। यानी टोटल उसके जो वोट्स होंगे वो कैसे काउंट होंगे, जितने शेयर हैं उसके साथ जितने डायरेक्टर हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ वोट्स आ जाएगा। आपके पास 10 वोट्स। लेकिन स्टेट वोटिंग के अंदर आप स्टेट एक डायरेक्टर को एक वोट दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास 100 शेयर हैं, 100 शेयर हैं और 10 डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स कम ज़्यादा होते हैं, आप 10 डायरेक्टर, तो इसका मतलब है आप 1000 वोट्स कास्ट कर सकते हैं, लेकिन हर डायरेक्टर को आप मैक्सिमम 100 वोट्स दे सकते हैं। इट्स सिंपल, ठीक है। ये स्टेट वोटिंग है। कम्युलेटिव वोटिंग क्या है कि आपके पास 10 वोट्स हैं, लेकिन आप इन 10 के 10 वोट एक एक बाकी डायरेक्टर को वोट अपनी वॉइस को के अंदर वन डायरेक्टर को आपने वोट दिया, एक ही डायरेक्टर को वोट, ठीक है। इस डायरेक्टर के पास 10 वोट्स हो गए, बाकी को आपने वोट दिए पास में। तो ये आपकी कम्युलेटिव वोटिंग है। इन द सेम वे अगर आपके पास 1000 वोट्स हैं, आपने क्या किया, 500 वोट्स एक डायरेक्टर को दे दिया, 500 दूसरे को दे दिया। तो आपके जितने वोट्स बने वो बनेंगे तो डायरेक्टर्स के ऊपर, लेकिन आप उसको कम्युलेटिव यूज कर सकते हैं, अपने चॉइस के डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। और तीसरी किस्म की जो वोटिंग होती है क्लास होती है। ये क्लासेस नॉर्मली कॉर्पोरेशन होती है, क्लोज कॉर्पोरेशन होती है, उसके अंदर है, उसमें भी वोटिंग होती है। या क्लोज सर्कल जो आपकी क्लोज सर्कल जो आपकी कंपनी होती है, क्लोज सर्कल कॉर्पोरेशन वैल्यू उसमें। इसमें नॉर्मली क्लासेस होती हैं, ए क्लास होती है, बी क्लास होती है और आपकी सी क्लास भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो ए क्लास है इसके पास नंबर ऑफ वोट ज्यादा होती है, ठीक है। एक शेयर होगा तो एक शेयर के अगेंस्ट इसके पास नंबर ऑफ वोट ज्यादा है, ठीक है। बी वाले के पास उससे कम होंगे और सी वाले के पास हो सकता है वोट होंगे, ठीक है। नॉर्मली सी वाले के पास नो वोटिंग राइट, ठीक है, कोई वोटिंग राइट नहीं, या होगा तो कम होगा। एक शेयर के ऊपर सपोज फॉर एग्जांपल जो ए वाला है एक 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 के ऊपर 10 वोट मिलेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के अंदर ही होता है सारा कुछ, आपके डायरेक्टर भी कंपनी के होते हैं और नॉर्मली सीईओ भी कंपनी के होते हैं। तो क्लोज सर्कल जो कॉर्पोरेशन होती है उसकी इस तरह से, ठीक। और वो वोटिंग किस तरह से करते हैं, वोटिंग वो एनुअल मीटिंग के अंदर होती है। एनुअल मीटिंग हर कंपनी की होती है, कॉर्पोरेशन की होती है। एनुअल मीटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट जो है
हम इम्पोर्टेंट डिसीजंस को डिस्कस किया जाता है कंपनी में, और उसमें आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि शेयर होल्डर्स के जो क्वेश्चन हैं तो उनको भी वो आंसर करें। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि आपने जो डायरेक्टर सेलेक्ट किए होते हैं, जो आपकी वॉइस होती है, यानी आपने कम्युलेटिव वोटिंग ज़्यादातर होती है, या कोई कोई वोटिंग भी हो सकती है, तो जो डायरेक्टर्स को आप जो है प्रॉक्सी दे देते हैं, प्रॉक्सी कंसेंट दे देते हैं कि आपके बिहाफ के ऊपर डायरेक्टर आपके वोट भी कास्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई मामला ऐसा हो जिसको डिस्कस करके उसके ऊपर वोटिंग करनी है, तो उसके ऊपर वो अपनी मर्जी से आपके आपके बिहाफ पे वो वोट भी दे सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव मैटर हैं सारे, इनको आप बुक में जाके एक दफ़ा रीड कर लीजिए, हैं तो इंटरेस्टिंग ये भी, लेकिन इसको आपको थोड़ा रीड कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉक बेसिक्स हैं। ठीक है, अच्छा तो स्टॉक बेसिक्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉमन स्टॉक के बाद आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक है। प्रॉफिट स्टॉक में आपके पास कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं और नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो स्टॉक्स होते हैं इसके ऊपर हम डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है जो आप डिवाइड करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर। शेयर होल्डर्स को आप जो प्रॉफिट हम जो शेयर करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नॉर्मली नहीं होते। कुछ कंपनीज के अंदर वो उनको देते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं होते। इनके पास वोटिंग नहीं होती, वोटिंग राइट नहीं होती, नो वोटिंग। ठीक है, वोटिंग राइट नहीं होती, ये वोट नहीं कर सकते। ठीक है, वोट नहीं कर सकते ये, नो वोटिंग। ठीक है, वोटिंग राइट नहीं होता इनके पास, लेकिन इनकी ये प्योरिटी के ऊपर होते हैं। अगर डिविडेंड पे होगा, पहले इनको डिविडेंड पे होगा, इनका डिविडेंड जो है वो भी फिक्स होता है। डिविडेंड आप प्योरिटी में जो पहले डिविडेंड इनको पे करेंगे, फर्स्ट डिविडेंड पेड ऑन प्योरिटी। यानी कॉमन स्टॉक से पहले आप इनको डिविडेंड पे करते हैं। माउस से लिखता हूँ तो इसलिए सही नहीं लिखा जाता। नंबर 1 ये इनको प्रायोरिटी पे आप डिविडेंड पे करते हैं। नंबर 2 फिक्स डिविडेंड होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कूपन रेट जो है फिक्स होता है, आपका ये डिविडेंड भी फिक्स फिक्स अमाउंट। ठीक है, इतने परसेंट आप डिविडेंड दो, जितने भी डिविडेंड होंगे उसका इतना परसेंट आपने देना है डिविडेंड को, फिक्स डिविडेंड। कॉमन स्टॉक का फिक्स नहीं होता डिविडेंड। आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, आपने ज्यादा डिविडेंड दे दिया। आपको नहीं हुआ प्रॉफिट, आपने कम दिया। आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आपने कहा नहीं डिविडेंड नहीं पे करना, फ्लो बैक करना है। सारी अमाउंट को फ्लो बैक कर लिया। आपने ज्यादा अमाउंट फ्लो बैक में रखी, कम अमाउंट आपने जो है वो डिविडेंड में दे दी, वो आपकी चॉइस होगी उसके अंदर। ठीक है, डिफरेंट काइंड की चॉइस आपकी हो सकती है उसके अंदर। तो ये दो चीजें हैं जो कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को कॉमन स्टॉक होल्डर के से डिफरेंट करती है। ठीक है, तीन चीजें हैं। वोटिंग राइट कोई नहीं होता, यानी आप किसी भी कंपनी के मैटर्स के अंदर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप डायरेक्टर सेलेक्ट नहीं कर सकते। इन इन वेरी लिमिटेड सिचुएशंस हो सकता है कि प्रेफर्ड स्टॉक को होल्डर्स को एक डायरेक्टर रखने की इजाजत दी जाए, लेकिन इट्स वेरी रेयर। नॉर्मली इन्होंने वोट नहीं कर सकते, किसी मैटर के ऊपर नहीं बोल सकते। बस ये है कि जब डिविडेंड पे होगा तो इनको पहले डिविडेंड मिलेगा और दूसरा इनका डिविडेंड फिक्स होगा। ठीक है, अब हम ये देखें कि इसमें डिफरेंस क्या है कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। से फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम रीजन फाइनेंशियल मैनेजर, बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर, आप कहते हैं कि यार इस साल हम डिविडेंड नहीं पे कर सकते, हमारी इनकम बहुत कम रही है और हमें कैश की जरूरत है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को भी डिविडेंड ना पे करें, ना पे करें। आप नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं? आप नेक्स्ट ईयर कहते हैं कि अब हम डिविडेंड हम पे कर सकते हैं, तो चलें जी हम अब हम पे करेंगे। अगर आपने जो प्रेफर्ड स्टॉक दिए हैं, आपने जो प्रेफर्ड स्टॉक दिए हैं वो प्रेफर्ड स्टॉक अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, तो उसमें फिर जब आप डिविडेंड पे करेंगे तो आप पिछले साल का भी पे करेंगे, या जितने साल आपने नहीं पे किया वो सारे के सारे एक्यूमुलेट होते रहेंगे।
आपकी ऑब्लिगेशन बनती जाएगी उसको। और नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है कि अगर आपने डिविडेंड नहीं पे किया तो वो आपके जो ईयर में आपने डिविडेंड नहीं पे किया वो आपका आगे मूव नहीं करेगा, बैलेंस के अंदर आगे नहीं एक्यूमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा होगा? क्यूमुलेटिव के अंदर आपने हर साल डिविडेंड देना है, आप वो जो प्रेफर्ड स्टॉक का जो आपका सर्टिफिकेट इशू किया होगा उसके ऊपर टर्म्स लिखी हुई होंगी, कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव। अगर कम्युलेटिव है तो इसका मतलब है कि आपको पे तो नहीं हुआ अभी, लेकिन वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, एरियस में जा रहा है। तो कंपनी की ऑब्लिगेशन इंक्रीज करती जाएगी और कंपनी ने समहाउ वो डिविडेंड पे करना होगा, ठीक। अच्छा, ये सारी चीजें देख के हमें लगता है यार ये इक्विटी है या ये डेट है प्रेफर्ड स्टॉक? ये तो बिल्कुल डेट से मिलता जुलता है। यस, ये डेट के साथ मिलता जुलता है, बट ये डेट नहीं है, क्योंकि जब कंपनी बैंकरप्ट होती है तो डेट होल्डर्स को प्रायोरिटी होती है, उनको पहले मिलता है, उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को मिलता है। अगर आप कंपनी लिक्विडेट हो गई ड्यू टू सम रीजन, आपकी कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकती, बैंकरप्ट हो गई, तो कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले जो डेट होल्डर्स होंगे जिन्होंने लोन दिया होगा उनको सबसे पहले उनके लोन्स वापस किए जाएंगे, उसके बाद आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होंगे। अगर ये एक क्यू बनाई जाए तो क्यू में सपोज यहाँ पे विंडो है जो पे कर रहे हैं, तो सबसे आगे जो है वो आपके डेट होल्डर, ठीक है, डेट होल्डर आपके सबसे पहले आगे आगे, डेट होल्डर आपसे आगे, ठीक है। नंबर 2, आप ये देखें इसके पीछे आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है और सबसे एंड में आपके, ये अगर आप लाइन लगाएं तो लाइन इस तरह से, बैंक्रप्सी की सूरत में भी इस तरह से, और कॉमन स्टॉक होल्डर आपके सबसे आगे, कॉमन स्टॉक होल्डर, कॉमन स्टॉक वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट भी है और सबसे ज्यादा नुकसान भी है, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शेयर करते हैं और ये बेसिकली ओनर्स हैं। इनको भी हम ओनर्स कह तो सकते हैं, लेकिन इनके राइट्स कोई नहीं ओनर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने कहा कि हम जो है डिविडेंड नहीं पे करते, आपने फाइनेंशियल मैनेजर कहा कि इस बार सिचुएशन बेहतर नहीं है या हमें फंड्स की जरूरत है, हम डिविडेंड पे ही नहीं करते, तो प्राइवेट स्टॉक होल्डर को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि डेट होल्डर को आप कहें जी आप इसको इनको कूपन नहीं पे कर देंगे इस साल? नहीं, ये नहीं आप कर सकते। इंटरेस्ट वी हैव टू पे वेदर यू आर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस, जो भी आप सफर कर रही हैं, प्रॉफिट ले रही हैं या लॉस ले रही हैं, दोनों सूरतों में आपने इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, इंटरेस्ट जरूर पे करना है। इंटरेस्ट में कोई आपको रियायत नहीं, कोई रियायत नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया जी, आपने कहा जी अब प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, क्यों में आ गया, तो हम कहते हैं ये भी होना नहीं होगी, इनका कंट्रोल कोई नहीं है, ये वोट नहीं कर सकते। अब आपने सोचा कि जी हमारे पास प्रॉफिट काफी आ गया, हम क्या करते हैं, अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड देते हैं जी, इनको ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं। हम ये करते हैं जी, ये आप ऐसे करें कि जी जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं इनको डिविडेंड ना पे करें, इनको अगले साल पे कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड पे किए बगैर आप कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड दे ही नहीं सकते। अगर आपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो पहले आपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देना होगा, जो कि फिक्स डिविडेंड होगा, ठीक है। अगर वो क्यूमुलेटिव है तो वो इकट्ठा करके जितने भी पीछे वाले डिविडेंड भी इकट्ठे हुए होंगे वो पहले आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पे करेंगे, फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देंगे, अगर वो कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है। ठीक है, समझ आ रही इस बात की? यस सर। जी सर, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो कॉमन स्टॉक होल्डर सबसे एंड में है, लेकिन ये है कि कॉमन स्टॉक होल्डर को फायदा क्या है, उनको ये फायदा है कि उनकी डिविडेंड की अमाउंट फिक्स नहीं होती, वो ज्यादा भी ले सकते हैं डिविडेंड और वो महरूम भी रह सकते हैं। और नंबर 2, उनको ये फायदा है तो कंपनी के जो मैटर्स हैं उसमें वो क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टर्स से
और मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी ठीक है, सर, उन्हें वो select कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स होता है उनके पास, और प्रेफरेंस और डेट होल्डर्स वालों के पास नहीं होता। जी ठीक है, ये कुछ subjective सर आई discussion- हैव क्वेश्चन। जी सर ये आपने बोला कि एक ऑनर है ना, एक तो ऑनर्स होता है शेयर होल्डर, और एक ने प्रिफर्ड बोला, प्रिफर्ड वाला, तो प्रिफर्ड वाले सर आई थिंक वो होते हैं जो आपके शेयर्स मार्केट से परचेज करते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक सेपरेट होते हैं ना कॉमन स्टॉक से, यानी कि उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो डिफरेंट होगा ना। उस उसके सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका फिक्स डिविडेंड है वो एज अ परसेंटेज गिवन होगा कि इतने परसेंट आपने डिविडेंड देना है। अब उसमें ये भी लिखा होगा कि कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है। ठीक है, हाँ, अगर वो ओके सर। हाँ अगर वो कॉमन स्टॉक है तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा डिविडेंड पे होगा या नहीं होगा, कोई उसमें प्रॉमिस नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, ओके सर। ट्रेड तो ज़ाहिर होते हैं ना, ट्रेड तो आपके डेट्स भी ट्रेड हो रहे हैं, यानी आपके बॉन्ड्स भी ट्रेड हो रहे हैं, आपके प्रेफर्ड स्टॉक भी ट्रेड हो रहे हैं, और आपके कॉमन स्टॉक भी ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन जो आपकी न्यूज़ चलती है मार्केट में, से फॉर एग्जांपल आप कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए, तो वो न्यूज़ सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है वो कॉमन स्टॉक की मार्केट को करती है, जो कि फुल फ्लेज स्टैंडी मार्केट है, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, कॉमन स्टॉक मेन है, मेन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो कुछ हो गई, मैंने कह रहा था सब्जेक्टिव डिस्कशन। अब हम आते हैं कि वैल्यू कैसे करें। हमने ये देख लिया कि ये डेट नहीं है, ये इक्विटी है प्रेफर्ड स्टॉक, लेकिन विद लिमिटेड राइट्स, और कहीं पे लिमिटेड राइट्स हैं, कहीं पे आपके प्रायर राइट्स, प्रायोरिटी राइट्स। तो अ, कैसे ये डिफरेंट है कॉमन स्टॉक से। ठीक है, डेट को भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बॉन्ड हम कर चुके हैं। ये कुछ बेसिक्स हो, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम सब के अंदर किस तरह से हम तफरीक कर सकते हैं कि कौन सा किससे कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर आपने कॉमन स्टॉक के ऊपर आना है, कॉमन स्टॉक में आप क्या चीज़ें देखेंगे जिनकी बुनियाद पे आप डिसाइड करेंगे। एज आई टोल्ड यू, उसमें हमारे पास जो चीज़ है वो आपकी डिविडेंड्स हैं जो आपको पे होते हैं। ठीक है, आपके डिविडेंड्स हैं जो आपको पे होते हैं, और प्लस आप जब उस शेयर को सेल कर देते हैं, मार्केट में जाके बेच देते हैं, तो आपको कैपिटल गेन होता है। ठीक है, और स्टार्ट में आप उसके लिए पे करते हैं, शेयर लेते हैं, वो भी आपका है। यानी इसमें तीन तरह की चीज़ें आपकी आ रही हैं। अब हम उसको देखते हैं, इसमें ये जो मैकेनिक्स है मार्केट के, ये हमने सारी चीज़ें उसके अंदर देखी हैं। ठीक है, फ्लोर ब्रोकर क्या होता है, डीलर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर बगैर क्वांटिटी के होता है, लिमिट ऑर्डर जिसमें आप नहीं, मार्केट ऑर्डर में क्वांटिटी आप बता देते हैं, प्राइस नहीं बताई होती। लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस साथ अटैच कर देते हैं कि इस प्राइस पे आए तो तब मेरा ऑर्डर लग जाए। ठीक है, राउंड लॉट में आपको रॉन्ग फिगर में लेने पड़ता है, तो इसको आप जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, पीछे जो स्टॉक मार्केट वाला था हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर स्टॉक मार्केट हमने किया है, उसको जरा देख लीजिएगा। वैसे उसकी उसकी यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, सुपर डिस्प्ले बुक सिस्टम कैसे बुक होता है, आपका ऑर्डर कैसे लगता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फ्लोर ब्रोकर काम करता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डीलर्स, जो मार्केट मेकर भी हमने पढ़ा था, बहुत सारी वहाँ पे हमने देखा। हो जाएंगे, आप पिछला लेक्चर एक। अब आ जाए जी, अब डिविडेंड डिस्काउंट। एक इन्वेस्टर है, ठीक है, नहीं दो इन्वेस्टर हैं, टू पोटेंशियल, नहीं एक इन्वेस्टर, एक 1 ईयर इन्वेस्टर जो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, टू पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ओनिंग स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो डिविडेंड से मिलेगा। दूसरा, जब आप सेल करेंगे शेयर को, तो उससे आपको जो मिलेगा वो आपको आपका सोर्स होगा, आपकी इनकम का सोर्स या तो डिविडेंड है, या आप जब सेल करेंगे तो उससे जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी आपका सोर्स है, जिससे आप अर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न आपका इन दो। तो कैसे इसको लेके चलते हैं।
देखें तो क्या किया है, सिंस द कैश फ्लो और नॉट रिस्कलेस, रिस्क तो है इसके अंदर, क्या रिस्क है इसका, इसका रिस्क कैसे निकालेंगे, कॉस्ट क्या होगी इसकी, रेट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट रेट कहां से निकालेंगे, डिस्काउंट रेट कहां से निकालेंगे, मार्केट के अंदर जो रेट अवेलेबल होगा वही आपका डिस्काउंट रेट होगा। मार्केट में कौन सा रेट अवेलेबल होगा, आप कहते हैं कि यही अमाउंट अगर आप बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको कितने परसेंट देता है इसके ऊपर, वो आपका इंटरेस्ट, ठीक है, जिसपे आप उसको डिस्काउंट करेंगे। डिविडेंड है आपका, देखें ये आपका डिविडेंड है जो आपको मिलता है एट द एंड ऑफ ईयर वन, ठीक है, ये आपका कैपिटल गेन है या आपकी प्राइस है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आपको क्या मिल रहा है वो है, और ये आपका कॉस्ट है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कहेंगे जी हम इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने शायद पढ़ा हो, जो आपने लूज कर दिया इस चांस को लेने के लिए, जो अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने मिस किया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने $100 को इन्वेस्ट किया, ठीक है, जबकि मैं इसी $100 को इन्वेस्ट किया किसी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, आप इसी $100 को अगर बैंक में डालते, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे एग्जाम के अंदर, अगर आप बैंक में डालेंगे तो बैंक आपको इसके ऊपर क्या पे करेगा, $100 के ऊपर सपोज वो 3%, तो ये 3% आपका है इंटरेस्ट रेट है, ये आपका अगर आप 100 इधर डालते तो आप यहाँ से $3 उठा सकते हो, ठीक है, ये आपने नहीं उठाए, ये आपने लूज कर दिए क्योंकि आपने इस $100 को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। इन द सेम वे आपने जो स्टॉक लिया उस स्टॉक को अगर आप बैंक में डालते या आप उससे जैसे फॉर एग्जांपल वो रिस्क फ्री ट्रेजरी नोट बाय कर लेते 1 ईयर का, तो उससे जो आपको रिटर्न होता वो फॉरगॉन कॉस्ट है ना आपकी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो जो परसेंटेज में होगी वो आपका डिस्काउंट रेट में होगा, ठीक है। आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो, आपको जो सेल किया आपको उसकी जो वैल्यू मिली वो, क्योंकि 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो रिस्कलेस नहीं है, डिस्काउंट उसको करेंगे, डिस्काउंट करने के लिए जो आप रेट लेंगे वो ये वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसकी। इसको हम कहते हैं इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने ये पैसे जो इधर लगाए, इन पैसों से जो आप अर्न कर सकते थे वो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अदरवाइज आपको ये मिल सकता है। उसी फॉर्मूले को लिखा, हमने कहा जो डिविडेंड आपको मिलेगा, देखें एक दो बार दोबारा पीछे जाए, इसको देखें और इसको देखें, इसको आपने उठाया इसी से मल्टीप्लाई कर दिया 1+r के साथ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, आप इसको मैनिपुलेट करें, ठीक है, आर ई कह लें इसको, ठीक है, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और इधर आपने पी नॉट को डिवाइड कर दिया और इधर भी आपने पी नॉट को डिवाइड किया, तो ये पी नॉट यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पी नॉट रह गया, तो डिविडेंड डिव 1 प्लस पी 1 ओवर पी नॉट, देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे डिव 1 प्लस पी 1 ओवर पी नॉट, और जो 1 आपके पास आया था यहाँ पे 1+r, ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 इधर आया तो -1 हो गया, तो ये -1 होते जाते हैं, ठीक। आपने इस पी नॉट को दोनों पे डिवाइड कर दिया, इस पे डिवाइड किया डिविडेंड ओवर पी नॉट, तो ये आपका डिविडेंड यील्ड हो गया, ठीक है, और इसमें किया तो इसमें क्या बनेगा आपका, ये P1 ओवर पी नॉट, यानी इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये तो लिख लिया हमने, इसको कैसे, इसको हम लिखेंगे P1 ओवर पी नॉट -1 है, अब इसका आप एलसीएम लेके करेंगे तो ये पी नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 माइनस पी नॉट ओवर पी नॉट, तो ये इस पार्ट को आपने कहा ये कैपिटल गेन है, ये डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस आ गया, और उसको उसकी परसेंटेज में आपने निकाली, तो आपका
ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका रिटर्न है 1 ईयर के लिए। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका रिटर्न, ठीक है। यहाँ देखें, इसको आपने कहा कि ये डिविडेंड पे रिटर्न मिल रहा है तो इसको डिविडेंड यील्ड कर लिया, ठीक है। यील्ड रिटर्न को ही कहते हैं ना डिविडेंड यील्ड। ये डिविडेंड का रिटर्न मिल रहा है आपको और ये कैपिटल गेन का रेट मिल रहा है, यानी कितना आपको परसेंटेज यहाँ से मिला। डिविडेंड यील्ड, कैपिटल गेन का रेट, टोटल रिटर्न, दोनों को ऐड कर देंगे आप तो ये दोनों ऐड ही हो रहे हैं। यहाँ से देखेंगे ऐड हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पास टोटल रिटर्न आ जाएगा। कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको उसको उस पर आप रिटर्न देखना चाहते हैं कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है, तो आप वो रिटर्न निकाल। तो आपका जो रिटर्न है वो कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न होना चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द अदर इन्वेस्टमेंट अवेलेबल, एटलीस्ट उसके इक्वल होना चाहिए ना मार्केट के अंदर जो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी, आपको मैंने कहा था ये 3% यहाँ पे मिल रहा है बैंक से, तो यहाँ रिस्क है, यहाँ 3% पे जाएंगे आप, यहाँ रिस्क नहीं है बैंक के अंदर। आप कहेंगे यहाँ 3 से ज्यादा मिलना चाहिए मुझे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, मिनिमम तो इतना होना चाहिए ना, इससे कम पे जाएंगे तो फिर तो आप बेवकूफ हुए ना, फिर तो आप बेवकूफ हुए ना। यानी आप देख रहे हैं कि आपको लॉस हो रहा है फिर भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर कोई आपके कोई अदर मोटिव्स हो सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करने वाले, रैशनल डिसीजन नहीं हो सकता। तो आपका मिनिमम 3% होगा तो उसके इक्वल जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि इसके मिनिमम इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेट्स सी, हम इसको एक प्रॉब्लम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आ गई हमारे पास। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आपको ये पता तो नहीं होता ना डिविडेंड कितना मिला है, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही होती है। फ्यूचर को आप देख रहे होते हैं कि ये इसमें रहेगा, तो उसके हिसाब से होता है। Longs drugstore to pay an annual dividend of 0.56 per share in 56 cent वो दे रहा है in the coming year, एक साल के लिए, to trade for 45.5 per share at the end of the year। यानी जब आपका साल एंड होगा तो इसके ऊपर आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं 45.5 के ऊपर आप इसे सेल भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका P1 हो गया, यानी प्राइस ऑफ द शेयर at time at present is P naught, at time 0 is P naught, और at time after 1 year तो P1 होगा। तो ये आपका P1 है, ये पीछे फॉर्मूला हमने देखा। ये P1 प्राइस ऑफ स्टॉक आफ्टर 1 year P1, प्राइस ऑफ स्टॉक नाउ इज P0, ठीक है। प्राइस ऑफ स्टॉक at 0 period which is present, price of stock at after 1 year is P1, price of stock after 2 years P2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका P1 है, ठीक है। ये आपका डिविडेंड है जो आपको साल के बाद मिलेगा। तो डिविडेंड एट द ईयर ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर 1 D1, ठीक है। डिविडेंड को DIV लिख दिया आपने। If investments with equal risk to long stock have an expected return of 6.8%, इक्वलेंट रिस्क के साथ, इसी रिस्क के साथ, इतना रिस्क इसके अंदर इन्वेस्ट करने का है, अगर आप किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न अगर 6.8% है, तो व्हाट इज द मोस्ट यू वुड पे टुडे फॉर लॉन्ग स्टॉक। तो ये क्या है, ये आपका आर है, ठीक है। ये आपका आर है। What dividend yields and capital gain return would you expect at this time? दोनों को सेपरेट आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा डिविडेंड यील्ड यहाँ से निकाल लें और कैपिटल गेन रेट यहाँ से निकाल लें, दोनों आप सेपरेट निकाल सकते हैं। आपके पास वैल्यूज सारी आ गई, फार्मूले के अंदर डालें, यहाँ उसने वही बताया। अभी क्या पे करेंगे P0 पे, ये आपने निकालना है, ठीक है। उसको क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिविडेंड यील्ड निकालना है और कैपिटल निकालना है। अच्छा,
अभी उसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये नहीं दी है, ये आपने निकाल ली, बाकी चीजें आपके पास दी होंगी, पहले आप वैल्यू निकालेंगे। P1 इसका दिया हुआ है, डिविडेंड ये देखेंगे, डिविडेंड जैसे मैंने निकाला था ये वही है, प्राइस ये रेट, ठीक है, इसको उसमें डेसिमल में लिख लिया, आप इसको सबको डालें तो आपके पास P आ जाएगा, ठीक है। P नॉट आ गया, P नॉट आपका 43.13, ये आपकी इसकी ये प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने सेपरेटली उसने पूछा था कि डिविडेंड यील्ड क्या है, तो आप div 1 ओवर P नॉट निकालें, P नॉट आपके पास आ चुका है, तो 1.3% है, डिविडेंड आपको कितना पे करेगा एक साल के अंदर, 1.3% पे करेगा। और कैपिटल गेन की भी वैल्यू आपके पास थी, उसमें आप वैल्यू डाल दें, P1 माइनस P नॉट माइनस P1 ओवर P नॉट, ठीक है। ये P नॉट आपने निकाला हुआ था, ये इसको करके आपने निकाला, ये फायदा। आप दोनों को टोटल करके भी देख सकते हैं, तो टोटल कितना है, तो वो आपका 6.8 हो जाएगा, और 6.8 ही बेसिकली आपका वो था, 6.8 ही आपका ये 6.8 ही आपका रिटर्न, दोनों को ऐड कर, फिर ये आप अलग अलग करके बनाएंगे, आगे उस पर इवैल्यूएशन के अंदर भी उसमें उसको एक्सप्लेन कर दिया। समझ आ गई इसकी, इसमें सिंगल आपका डिविडेंड है, सिंगल डिविडेंड है। एनी क्वेश्चन? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा, that's good. Anybody want to ask any question? नहीं है क्वेश्चन? ओके, ये वैल्यूएशन दी हुई है उसी की, टोटल करेंगे तो 6.8%। ये एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है उसी तरह का, इसमें भी उसने कहा वही चीजें पूछी हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होगी, कैपिटल गेन रेट क्या होगा, ठीक है। इसमें जरा मुझे ये आप हेल्प करें, मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज यू एक्सपेक्ट कोच इंडस्ट्रीज टू पे एन एनुअल डिविडेंड, ये क्या है, 2.31 क्या है, बताएगा कोई? सर डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर $8 शेयर का डिविडेंड, बहुत ही इसको बोलेंगे div 1, डिविडेंड एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड ऑफ बना। ईयर 1, जी सर। ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, पर शेयर इन द कमिंग ईयर एंड टू ट्रेड 82.75 पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये क्या है सर? ये एंड टू ट्रेड करंट वैल्यू है सर। सर ये मार्केट प्राइस है। इसको क्या लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से? सर इसको मेरे P नॉट लिखेंगे। P नॉट तो आज है, आज की वैल्यू, ये तो 1 ईयर के बाद की वैल्यू बता रहा है। सर P1 होगा, कमिंग ये ईयर P1 है, P1। P1 कराएगा सर। P1 सॉरी ये इसको कहेंगे प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 1। P1 प्राइस ऑफ शेयर P है, और एट द एंड ऑफ ईयर 1 है। P नॉट का मतलब प्राइस ऑफ शेयर नाउ है, एट टाइम 0, ठीक है। if investments with equivalent risk to coach stock have an expected return 8.9%, ये क्या है? इसको क्या लिखेंगे? सर ये आर की वैल्यू है, ये रेट ऑफ रिटर्न है, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ रेजिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रेजिंग इक्विटी, ठीक है। ये RE है, RE या R इसको कह रहे हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ रिटर्न, सेम रिस्क के ऊपर आपको ये रिटर्न मिल रहा है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जी सर। अब जरा डालें इनको फॉर्मूले के अंदर, दिखाएं इनका, इसका आंसर क्या आएगा। आपने निकालना है डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन इन द सेम वे लाइक वी डिड नाउ इन द प्रीवियस एग्जांपल। करें शाबाश। कर भी रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे तो मैं फिर खुद कर लूँ। सर P नॉट की वैल्यू 78.1 आ रही है।
अच्छा, आपने पी नॉट की वैल्यू निकाल ली, अब आपने पी नॉट की वैल्यू से निकालना है डिविडेंड यील्ड। सर डिविडेंड यील्ड 2.95% आ रहा है। और कैपिटल गेन का रेट क्या आएगा? P1 minus P naught over P naught। मुश्किल है निकालना। चलिए देख लेते हैं इसको। ये फॉर्मूला यूज किया हमने, आइडेंटिफाई किया हमने कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, div 1 ये है, P नॉट ये है और ये है। ठीक है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर्मूले में डालेंगे, P नॉट निकालेंगे, P नॉट निकाल के div 1 और P नॉट किया तो आपके पास डिविडेंड यील्ड आ गई, डिविडेंड ओवर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास डिविडेंड यील्ड आ गई P1 माइनस P नॉट ओवर P नॉट किया तो आपके पास कैपिटल गेन का रेट आ गया। ठीक है, ये दिया आपके पास आंसर है। ठीक, डिविडेंड यील्ड आपकी 2.96 आ रही है और कैपिटल गेन का रेट आपके पास 5.94। ठीक है जी, आप ये देखें तो आपकी चैलेंज वैल्यू जो है इसकी 78.19। आगे इसकी आपको वैल्यूएशन के अंदर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आगे है मल्टी लेयर इन्वेस्टर। मल्टी ईयर इन्वेस्टर, तो मल्टी ईयर इन्वेस्टर को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जी सर। तो आप जरा इसको देख के आइएगा। मैं आपका डिस्कशन फोरम ओपन कर देता हूँ पुराने आपके अ, जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन भी डाल देता हूँ मैं। और ये स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर देता हूँ आपकी। और जो क्विज के क्वेश्चन आज बॉन्ड्स के थे वो भी मैं एक नया डिस्कशन फॉर्म ओपन करके उसमें डाल देता हूँ। और मे बी आपके बॉन्ड्स के बारे में और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में एक एक क्विज उनका भी हो सकता है मैं डाल दूँ आज या कल। जैसे डालूंगा तो मैं फिर टेलीग्राम के ऊपर आपको नोटिफाई कर दूंगा। हमने बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। हमारे जो क्विज था वो उससे पहले वाले जो लेक्चर थे उनके बारे में हुआ था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्विज नहीं हुआ और बॉन्ड्स का भी नहीं हुआ। और मे भी एक असाइनमेंट भी आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा। और असाइनमेंट में आप यूं कर लें कि ग्रुप बना लीजिएगा 2 to 3 पर्सन का, तो 2 से 3 लोग मिलके जो है एक असाइनमेंट कर लें। ठीक है, एनीथिंग फर्दर यू वांट टू आस्क, टेल, कमेंट। सर असाइनमेंट में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए ना? जी मिनिमम, ठीक है सर, ओके, मिनिमम थैंक 2 यू। और मैक्सिमम आप उसमें 3 कर लीजिएगा। 3 से ज्यादा ना करें या 4 से ज्यादा ना करें। ठीक है सर, थैंक यू।
ठीक है जी, हम फिर क्लास को क्लोज करें। आपके कुछ जो लोग क्वेश्चन माइक पे आके नीचे में डालते हो, टेक्स्ट पे क्वेश्चन डाल दें। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। सर आप ये लेक्चर अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में आज का? हाँ जी, ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। एनी क्वेश्चन? जो साइलेंट लोग हैं हमारी क्लास के, वो कोई क्वेश्चन करना चाहें तो यहाँ टेक्स्ट कर। जो शाई लोग हैं, जो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहते माइक पे आके, माइक का मैंने आपको बताया तो थोड़ा सा इशू है, वो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व हो जाएगा। राइट जी, कोई नहीं आ रहा था। सर मेरे क्वेश्चन है, मोहम्मद आमिर नाम है मेरा। आपने सर आज मुझे आज सब्जेक्ट आपने डिविडेंड पे आपने सारी बात की ना, कि डिविडेंड पर आपने सारी मतलब फोकस था। लेकिन सर जी आपने मार्केट की जो शेयर प्राइस होती है, जो डेली बेसिस पे मार्केट में अप डाउन होती है, जिससे हम गेन हासिल करते हैं, वो आप पढ़ाएंगे या इसी मतलब डिविडेंड पर ही हम फोकस करेंगे स्टॉक्स के बेटा, अंदर? इसमें कैप्टन गेन भी तो था ना, हमने देखा ना, हमने 1 ईयर का मॉडल किया है ना। 1 ईयर का मॉडल किया तो उसमें हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 1 ईयर क्या है। ओके, अच्छा अच्छा, सही है सर। अच्छा मैं समझ गया कि सर हम जो प्राइस ले रहे हैं, हम आफ्टर 6 मंथ्स ओवर द ईयर इसको ले मतलब इंक्लूड कर ही रहे हैं फॉर्मूले के जी अंदर। जी जी जी, उसको इंक्लूड हो रहा है। बस थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच सर। उसी को तो हम कैपिटल गेन कह रहे हैं ना, जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है उसको कैपिटल गेन कह रहे हैं। मैं समझ गया कि सर जो हम जो जीरो से शुरू हुए थे वहां पे जो प्राइस थी, और तो ड्यूरिंग आफ्टर 6 मंथ या क्वार्टर या जैसे भी एनुअल से, वो जो बाद में प्राइस जाती है, अप एंड डाउन होगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस हम बुक करेंगे अपना, जी बिल्कुल। वो हमारा और गेन 1 या ईयर लॉस मॉडल के बनेगा। अंदर, हाँ, 1 ईयर मॉडल के अंदर हमारी एजम्पशन ये है कि 1 साल के बाद हम शेयर सेल कर रहे हैं। जब सेल कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइस आ रही है उसको P1 ले रहे हैं। सही है। और ये भी हो सकता है कि ईयर एंड पे हो सकता है कि वो शेयर परफॉर्म ना करे और हमें गेन ना दे, हो सकता है लॉस में चला जाए, तो फिर वो भी एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम लॉस लॉस बुक करेंगे अपना। हाँ, हम उसको हम कहेंगे नेगेटिव कैपिटल गेन। इसको हम, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यही कैपिटल गेन की यूज करेंगे। अच्छा, क्या सही है। जो कैपिटल गेन टैक्स होता है बेसिकली ये जो हमारी गेन पर होता है, मैं समझ गया बिल्कुल। और जो आपने नेगेटिव कैपिटल गेन टैक्स मींस ये हमारे शेयर परफॉर्म नहीं कर सका जो हमने सोचा था, वो या तो नेगेटिव रहा मार्केट में, या तो उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, या यही बात है ना सर? जी जी, उस पर लॉस हो जाएगा ना, प्राइस चलो चलो डिक्रीज। चलो, थैंक यू सो मच सर, मैं समझ गया सर। ओके। ओके, चलिए ठीक है जी। मैं आपके एक दो फिर बता दूं क्विज़ेस। आपके जो पीछे 2 टॉपिक्स हो चुके हैं उन दोनों का क्विज नहीं आया। एक असाइनमेंट हो सकता है मैं आपकी डालूं। हमें मिनिमम 2 असाइनमेंट्स करनी है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। मिनिमम टू असाइनमेंट्स हमने करनी है। मे बी एक हम जो है वो एक प्रोजेक्ट भी हम कर लें, असाइनमेंट टाइप का एक प्रोजेक्ट कर लें, एक असाइनमेंट कर लें। तो अभी जो आपके असाइनमेंट में डालूंगा उसमें आपने ग्रुप्स बना लेने हैं। आप ग्रुप्स बनाएंगे, मिनिमम 2 का हो ग्रुप, उसके अंदर 2 से 4 तक का कर लें, 4 से ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर वो उसमें काम नहीं रह जाता कोई ना। तो बाकी आपकी जो चीज़ें अपलोड होने वाली हैं वो मैं कर देता हूँ। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो, टेलीग्राम ग्रुप है आपके पास, तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप मैसेज करें, क्वेश्चन करें, ठीक है? राइट जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। Allah. Yeah, yes, sir.